शाम धीरे धीरे उतर रही है। सोनपाड़ा गांव में मयंक आज शाम को पहुंचा था। उसे यहां साइट मैनेजर के रूप में भेजा गया था। उनकी कंपनी ने यह जगह वीरेंद्र रावत से खरीदी थी। वीरेंद्र रावत इस गांव के पुराने जमींदार के आदमी थे, लेकिन अब तक मयंक की वीरेंद्र रावत से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। कंपनी ने तय किया था कि यहां एक छोटा सा होटल बनाया जाएगा। सोनपाड़ा वैसे भी काफी सुंदर जगह है। यहां साल में कई बार पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, इसीलिए यहां होटल का व्यापार अच्छा चलने की पूरी उम्मीद थी। धनिया काका, ओ धनिया काका, सुन रहे हैं? वीरेंद्र रावत के बारे में कुछ पता चला क्या? उनसे थोड़ा जरूरी काम था। कुछ जरूरी कागजों को लेकर उनसे बात करनी थी। वीरेंद्र रावत से मेरी आखिरी मुलाकात 4 दिन पहले हुई थी। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन एक बात है, जिस दिन वह मुझसे मिलने आया था उस दिन उसका चेहरा बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डर उसे अंदर से खाए जा रहा हो। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था उस वक्त। अजीब बात है, ऑफिस से जो नंबर दिया गया था उसी पर मैंने कई बार कॉल किया, लेकिन हर बार नंबर ऑफ बता रहा है। अचानक धनिया काका का चेहरा शांत पड़ गया। उसकी आंखें पत्थर की तरह स्थिर हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ देख लिया हो। मयंक ने उसका चेहरा देखा और थोड़ा हैरान हो गया। ओ धनिया काका, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो गया है? चुप, उधर जरा देखिए बाबू, वहां कोई खड़ा है। धनिया काका की बात सुनकर मयंक ने दूर झाड़ियों की तरफ देखा। उसने देखा 2-3 काली परछाइयां पेड़ों की तरह खड़ी थीं। उस समय आसमान में हल्का सा कोहरा भी छाया हुआ था, लेकिन काला अंधेरा आसपास के माहौल को निगलता जा रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी घुटन थी। पूरा इलाका बिल्कुल सन्नाटे में डूब गया था। धनिया काका, ये लोग कौन है? इतना कहकर मयंक ने फिर से उन काली परछाइयों की तरफ देखा, लेकिन इस बार वहां कुछ भी नहीं था। परछाइयां अचानक गायब हो चुकी थीं। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर धनिया काका ने धीरे से कहा, बेटा, मैं इस गांव का पुराना रहने वाला हूं। यहीं पैदा हुआ हूं, यहीं पला बढ़ा हूं। आप लोगों की तरह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन इस गांव के कई गहरे और डरावने रहस्य मुझे पता है। क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा खुलकर बताइए। यह जगह ठीक नहीं है। आप कल सुबह ही वापस चले जाइए। मैं यह बात बिना वजह नहीं कह रहा हूं। जितना मैंने सुना है, यह जगह वीरेंद्र ने गलत तरीके से किसी से छीन ली थी। इस जमीन को पाने के लिए वीरेंद्र रावत ने एक आदमी की हत्या कर दी थी। वह आदमी काफी गरीब था। इधर उधर मजदूरी करके 2 पैसे कमाकर अपना गुजारा करता था। वीरेंद्र ने उसी आदमी को मारकर यह जमीन अपने कब्जे में ले ली। लेकिन यह घटना कितनी सटीक है, यह मुझे ठीक से नहीं पता। पुलिस तक बात पहुंचने से पहले ही पूरा मामला दबा दिया गया था। वीरेंद्र के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं बाबू। जबरदस्ती लोगों को डराकर गांव में कई जगह कब्जा करते रहते हैं ये। बाप रे, वीरेंद्र रावत तो बहुत ही खतरनाक आदमी निकले। यह बात तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी। इतने दिनों से लोगों के मुंह से सुनता आ रहा था कि इस जगह पर अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं होती हैं, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। वो काली परछाइयां, उन परछाइयों के पीछे जरूर कोई भयानक रहस्य छिपा है। वो कोई जिंदा इंसान नहीं है। धनिया काका की ये बातें सुनकर मयंक हंस पड़ा।
अरे अरे देख रहा हूं, तुम तो सीधे भूतों की कहानी शुरू कर बैठे। अरे छोड़ो, मैं तो उस समय चोर डकैत समझकर डर गया था और तुम तो बात को बिल्कुल भूत तक ले चले गए। देखो, गांव में बातें फैल चुकी हैं कि यहाँ काम होने वाला है, इसीलिए शायद लोग बार बार यहाँ झांकने आ जाते होंगे। मुझे पहले से ही पता था कि तुम कुछ ऐसी ही कहानी सुनाओगे। इस जगह के बारे में जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया बाबू। अब बस इस पर भरोसा करना या ना करना वो पूरी आपकी मर्जी है। रात हो चुकी है, अगली सुबह मजदूर फिर से काम पर आने वाले हैं, लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। आप जाइए अपने तंबू में सो जाइए। अगर बाद में ज्यादा कुछ गड़बड़ हुआ तब देखा जाएगा। अगले दिन मयंक खड़ा होकर काम देख रहा था। तभी धनिया काका अचानक सहमा हुआ, घबराया हुआ चेहरा लेकर उसके पास आया। बाबू, बाबू, मैं अब यहां नहीं रुक सकता, मुझे माफ कर दीजिए। कल आधी रात को मैंने फिर से एक काली परछाई देखी थी। वो मुझे नाम लेकर बुला रहा था। मैं बाहर नहीं निकला, तंबू की एक दरार से बाहर देखने की कोशिश की। फिर जो मैंने देखा उससे मेरा खून पानी हो गया। बाबू, मैंने आपको कल ही कहा था यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल रात मैंने एक काली परछाई को हमारे तंबू के सामने खड़ा देखा। शायद वो दीनू ही था। लगता है उसकी आत्मा अभी भी यहीं भटक रही है। बड़े बाबू, अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? लगता है कल रात तुम गांजा पीकर सो गए थे, इसीलिए ऐसे उल्टे सीधे सपने देख लिए। यह सब भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। और ये अब दीनू कौन है? रोज नया नया एक किस्सा ले आते हो आप। दीनू वही है बाबू जिसे वीरेंद्र रावत ने मारकर यह जमीन हथिया ली थी। यह जगह पहले दीनू की ही थी। ओह अच्छा, अब समझ आया। मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं अब यहां नहीं रुक सकता। मैंने आपको अब समझा दिया है, अब आप कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। उफ, कैसी मुसीबत में फंसा दिया तुमने। अच्छा ठीक है, आप जाइए। मयंक की बात सुनकर धनिया काका ने जैसे राहत की सांस ली। वह कुछ देर तक मयंक की ओर अजीब नजर से देखते रहे, फिर वहां से चलते हुए चले गए। खाना खाकर पूरा दिन मयंक गांव में घूमता रहा और सबसे उसी बात के बारे में पूछता रहा, लेकिन किसी से भी उसे साफ जवाब नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि वह वीरेंद्र के बारे में कुछ नहीं जानते, तो कुछ ने बताया कि उन्होंने वीरेंद्र को पिछले 4-5 दिनों से देखा ही नहीं है। निराश होकर कोई और रास्ता न देखकर मयंक ने तय किया कि वह वापस साइट पर ही लौट जाएगा। सूरज डूब चुका था। आज आसमान कुछ ज्यादा ही काला लग रहा था। मयंक चलते चलते जब एक जंगल में दाखिल हुआ, तभी अचानक उसके नाक में सड़े गले मांस जैसी बदबू आकर लगी। अरे बाप रे, कैसी सड़ी हुई बदबू है। लगता है दोपहर में जो खाया था सब बाहर निकल जाएगा अब। उफ। थोड़ा आगे बढ़ते ही वह कुछ देखकर अचानक रुक गया। सामने एक बरगद के पेड़ के पास किसी की लाश पड़ी हुई थी। पास जाकर जैसे ही उसने ध्यान से देखा, मयंक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये क्या? ये तो वीरेंद्र रावत है। लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी। शायद 3-4 दिन पहले ही उसकी मौत हुई थी। उसे बेहद बेरहमी से मारा गया था। किसी ने उसकी गर्दन को चीरकर 2 हिस्सों में काट दिया था। मयंक का सीना जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे दौड़ता हुआ साइट की तरफ लौट आया। साइट पर आकर उसने देखा कि सारे मजदूर काम छोड़कर घर जा चुके थे। जितना काम दिन भर में होना चाहिए था उतना हुआ ही नहीं था। शायद उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर सब चले गए थे।
पूरा इलाका सुनसान था। वहां सिर्फ मयंक अकेला खड़ा था। सबसे पहले मुझे गांव वालों को वीरेंद्र रावत के बारे में बताना होगा। मयंक ने तुरंत गांव वालों को बताया। उसी रात गांव के कुछ लोगों ने मिलकर वीरेंद्र रावत के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मयंक ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही था, उसे मारा किसने और इतनी बेरहमी से क्यों मारा? अगले पूरे दिन मयंक साइट पर ही रहा। वो अब भी डर के साए में था। वीरेंद्र रावत की हत्या के पीछे कौन है, अब तक कोई पता नहीं चल पाया था। क्या यह किसी बड़े गुंडे या माफिया का काम था? वह खुद भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। कहीं उसके साथ भी कुछ हो ना जाए, यह सोचकर उसके हाथ पांव बार बार कांपने लगते थे। काम करते करते शाम हो गई। मजदूर काम खत्म करके जाने लगे। तभी अचानक उन्हीं में से एक मजदूर मयंक के पास आकर खड़ा हो गया। क्या बात है, आप अभी तक घर नहीं गए? नहीं, आपसे मैं एक बात कहने आया हूं। क्या बात है? बाबू, मैं अब यहां काम करने नहीं आऊंगा। फिर से यही शुरू हो गया। पहले धनिया काका ने काम छोड़ा और अब तुम भी। हाँ बाबू, मैं सच कह रहा हूं। वो दीनू वापस आ गया है। उसने मुझे धमकाया है। कहा है कि अगर मुझे यहां एक दिन भी और देखा तो मुझे जान से मार देगा। इसीलिए कह रहा हूं बाबू, मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए। मैं कल से यहां काम पर नहीं आऊंगा। मयंक को गुस्सा आ गया। नशा करके उल्टी सीधी चीजें देखते हो और फिर आकर कहते हो कि भूत ने धमकाया है। लो, यह लो तुम्हारे पैसे और जाओ यहां से। मयंक ने उसके सारे पैसे चुका दिए। वो आदमी डरते डरते वहां से चला गया। मयंक ने अपने बॉस को फोन किया। हाय रे किस्मत, यहां काम करवाना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। रोज कोई ना कोई अजीब घटना हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तभी फोन पर उसके बॉस की आवाज आई। मैं कुछ नहीं जानता मयंक। वीरेंद्र रावत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पुलिस सब देख रही है। लेकिन चाहे जैसे भी हो, समय के अंदर काम पूरा होना चाहिए। जितने भी लोग लगे, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगले साल सर्दी खत्म होने तक प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा होना चाहिए। मयंक गहरी चिंता में डूब गया। एक तरफ बॉस का दबाव, दूसरी तरफ इस जगह का डर। किस बुरे वक्त में वह इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनकर यहां आ गया था, वही जाने। वो यही सब सोच रहा था कि अचानक एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ओ भाई साहब, यहाँ काम चल रहा है। बाहरी लोगों का यहाँ आना मना है। आप अभी यहाँ से निकल जाइए। वैसे ही मेरा दिमाग गर्म है, आप और ज्यादा गर्म मत करिए। लेकिन उस आदमी ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे से बोला, बाबू, यहां से चले जाइए और भूल कर भी दोबारा इस जगह पर आने की कोशिश मत कीजिए। आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूं। अब मयंक खुद को काबू में नहीं रख पाया। गुस्से में आकर बोला, देखिए, अगर एक शब्द भी और निकाला तो धक्के मारकर यहां से बाहर निकाल दूंगा। वैसे ही इस गांव में आने के बाद एक के बाद एक मुसीबत झेल रहा हूं और अब तुम उड़कर कहां से आ गए मुझे धमकाने के लिए? इतनी हिम्मत आई कहां से तुम्हारे अंदर? जिस जगह पर तुम इस वक्त खड़े हो ना, उस जगह का असली मालिक मैं ही हूं। मजाक कर रहे हो क्या? बहुत हो गया, अब निकलो यहां से। पागल लोगों की कमी नहीं है इस गांव में। मुझे पहचाना नहीं बाबू? मेरा नाम दीनू है।
मयंक को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने क्या सुन लिया? यही आदमी दीनू था, यानी वही जिसे धनिया काका के मुताबिक वीरेंद्र ने मारकर यह जमीन हथिया ली थी। अगले ही पल एक और भयानक घटना घट गई। दीनू धीरे धीरे एक डरावने प्रेत का रूप लेने लगा। उसका चेहरा सिकुड़ने लगा, आंखें अब बाघ की तरह जलने लगीं, मुंह में नुकीले खूंखार दांत दिखाई देने लगे। ये क्या हो रहा है? मुझे शांति चाहिए। उस वीरेंद्र के बच्चे ने मुझे मारकर यह जमीन अपने कब्जे में ले ली। कभी मैं इस जमीन पर धान उगाकर 2 पैसे कमाता था। एक दिन उस वीरेंद्र हरामखोर ने जबरदस्ती मुझसे यह जमीन छीन ली। पुलिस का डर दिखाकर उसने मुझे मार डाला और इसी जमीन में मेरी लाश को दफना दिया। फिर तुम लोग यहां आकर काम शुरू करने लगे। उस वीरेंद्र को तो मैं अब कब का ऊपर पहुंचा चुका हूं। अब तेरी बारी है। क्या आप चाहते क्या हैं? तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए था। तुम जैसे लोगों के कारण ही आज गांव की जमीन कारखानों के नीचे दब गई है और इसके पीछे मेरे जैसे कितने लोगों का खून बहा है यह कोई नहीं जानता। आज मैं तुम्हें इस गांव से जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। वीरेंद्र की तरह ही तुम भी मेरे हाथों मरोगे। डर के मारे कांपता हुआ मयंक वहां से भागता है। भागते भागते वो उस जगह से काफी दूर निकल आता है। उफ, अब और नहीं, बहुत हो गया। आज मुझे हर हाल में ये गांव छोड़ना ही होगा। अचानक उसके पास धनिया काका कुछ आदमियों के साथ आ पहुंचे। फिर मयंक ने उन्हें सारी बात बताई। मैंने आपको पहले ही कहा था, लेकिन आप मेरी बातों पर यकीन ही कहां करने को तैयार थे। धनिया काका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बचा लीजिए। आज रात आप हमारे साथ रहो। कल सुबह होते ही यहां से चले जाना, समझे? और दोबारा इस गांव में कभी मत आना। मयंक ने धनिया काका की सारी बात मान ली और फैसला किया कि वह अब उस जमीन पर कोई काम नहीं करेगा। लेकिन सोनपाड़ा में जो भयानक अनुभव उसने झेला, वो उसकी जिंदगी का ऐसा डर बन गया जो उसे कभी भूलने नहीं वाला था। और इस बार शायद उसकी नौकरी भी चली जाए, क्योंकि उसके साथ जो कुछ हुआ उस पर यकीन करने वाला शायद ही कोई मिले।